नमस्कार कक्षा 10वीं के प्रिय छात्रों, प्रकल्प फन विद हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम संचय में से टोपी शुक्ला कहानी पर चर्चा करेंगे। इसके कहानीकार राही मासूम रजा हैं। ये दो दोस्तों की कहानी है जो अलग अलग धर्म के थे, फिर भी दोस्ती नामक सूत्र ने उन्हें बांध कर रखा था। ये कहानी बहुत लंबी है, इसलिए मैंने इसे दो भागों में विभाजित कर दिया है। आज हम इसका पहला भाग देखेंगे। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आपको उसकी खबर मिलती रहे। कहानी का नाम है टोपी शुक्ला और कहानीकार हैं राही मासूम रजा। इरफान के बारे में कुछ जान लेना इसलिए जरूरी है कि इरफान टोपी का पहला दोस्त था। इस इरफान को टोपी ने सदा इरफान कहा। इरफान ने इसका बुरा माना, परंतु वह इरफान पुकारने पर बोलता रहा। इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा हिंदवी के दो नाम हैं, परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं और मोहम्मद हो तो पैगंबर। नामों के चक्कर में पड़कर लोग यह भूल गए कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। दोनों ही पशुपति, गोवर्धन और ब्रज कुमार थे। इसीलिए तो कहता हूं कि टोपी के बिना इरफान और इरफान के बिना टोपी ना केवल यह कि अधूरे हैं बल्कि बेमानी हैं। इसलिए इरफान के घर चलना जरूरी है। ये देखना जरूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही हैं और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फैला रहे हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हालांकि कहानी टोपी शुक्ला के बारे में है, कहानीकार ने इरफान के बारे में बताने से कहानी की शुरुआत की है और वे इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि इरफान टोपी का सबसे पहला दोस्त था। इरफान का नाम वास्तव में ही इरफान था कि नहीं यह टोपी नहीं जानता। उसने हमेशा उसे इरफान बुलाया। इरफान ने इसका बुरा माना, लेकिन क्योंकि वह टोपी का अच्छा दोस्त था, वह टोपी के पुकारने पर उसको जवाब देता रहा, उससे बोलता रहा। अब कहानीकार कहते हैं कि नामों का चक्कर अजीब होता है। यहाँ पर कहानीकार ने हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग धर्मों के बारे में बताया है कि नाम अलग होने के बावजूद दोनों एक ही हैं, यानी नाम बदल जाते हैं लेकिन दोनों धर्मों में जो बताया गया कार्य है, जो लोगों को दिए गए मूल्य हैं, वो एक ही हैं। अब यहाँ पर इसलिए ऐसे बताया गया है क्योंकि इरफान और टोपी दोनों अलग अलग धर्म के हैं। टोपी हिंदू है जबकि इरफान इस्लाम धर्म का पालन करने वाला है। दोनों के आंगन में अलग अलग हवाएं चल रही हैं, दोनों की परंपराएं अलग अलग हैं। कहने का मतलब ये है कि इरफान और टोपी हालांकि बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों के घर में अलग अलग धर्मों का पालन होता था। दोनों को अलग अलग संस्कार दिए गए थे। दोनों के घर के लोग अलग अलग तरीके से उनका पालन पोषण करते थे। इरफान की कहानी भी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं, इसीलिए मैं इरफान की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए जरूरी है। मैंने इसे जरूरी जाना कि इरफान के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इरफान आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। ना टोपी इरफान की परछाई है और ना इरफान टोपी की। ये दोनों दो आजाद व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट एक दूसरे से आजाद तौर पर हुआ। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा, फिर भी इरफान टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इरफान टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। कहानीकार आगे बताते हैं कि इरफान के बारे में बताना क्यों जरूरी है। कहते हैं कि जब तक वे इरफान के बारे में नहीं बताएंगे, हम टोपी के बारे में नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इरफान और टोपी एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं। इरफान टोपी की परछाई नहीं और ना ही टोपी इरफान की परछाई है। दोनों आजाद हैं, यानी दोनों के सोचने का तरीका, दोनों का डेवलपमेंट एक
अलग तरीके से हुआ था, दोनों को अलग अलग संस्कार मिले थे, दोनों ने अलग अलग सोचा था, यानी दोनों की सोच अलग अलग थी, लेकिन इरफान टोपी की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा था, क्योंकि वो उसका बहुत गहरा दोस्त था। इसलिए जब तक हम इरफान के बारे में ठीक से ना जाने, हम टोपी के बारे में ठीक से नहीं जान पाएंगे। इसलिए कहानीकार इरफान के बारे में और बताने की कोशिश करते हैं। मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये बेवकूफी क्यों करूं? क्या मैं रोज अपने बड़े या छोटे भाई से ये कहता हूं कि हम दोनों भाई भाई हैं? यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई हैं तो कहने की जरूरत नहीं। यदि नहीं है तो कहने से क्या फर्क पड़ेगा? मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है। मैं तो एक कथाकार हूं और एक कथा सुना रहा हूं। मैं टोपी और इरफान की बात कर रहा हूं। ये इस कहानी के दो चरित्र हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तुजा। एक को टोपी कहा गया और दूसरे को इरफान। इरफान के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। काफिरों के देश में पैदा हुए, काफिरों के देश में मरे, परंतु वसीयत करके मरे की लाश करबला ले जाई जाए। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक ना ली। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इरफान का बाप हुआ। जब इरफान के पिता सैयद मुर्तुजा हुसैन मरे तो उन्होंने ये वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए। वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। इरफान की परदादी भी बड़ी नमाजी बीवी थी। करबला, नजफ, खुरासान, काजमैन और जाने कहां की यात्रा कर आई थी। परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती और माश का सदका भी जरूर उतरवाती। कहानीकार कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि वे यह बात नहीं कह रहे कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं। उनके अनुसार ऐसा कहना बेवकूफी है। क्यों? क्योंकि ये मान्यता है कि सारे धर्म एक समान है, सब एक दूसरे के बंधु हैं, तो बार बार उस बात को बताना जरूरी नहीं है। कहते हैं कि क्या हम अपने छोटे या बड़े भाई से कहते हैं कि हम दोनों भाई भाई हैं? कहते हैं अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? कहानीकार पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप घर में आपस में बातें कर रहे हो तो क्या आप अपने भाई बहन से ये कहते हैं कि आप एक दूसरे के भाई बहन हैं? कहने का मतलब ये है कि ये तो सर्वमान्य है। कहते हैं कि अगर हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं तो कहने की भी जरूरत नहीं है, और अगर ना कहें तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कहानीकार तो आखिर कहानी लिख रहे हैं। कोई राजनीतिज्ञ तो है नहीं कि दूसरों को ये बात बोध कराएं कि वो क्या कहना चाहते हैं। अब कहते हैं कि आगे टोपी और इरफान की बात बताते हुए कहते हैं कि ये कहानी के दो मुख्य चरित्र हैं। टोपी का वास्तविक नाम बलभद्र नारायण शुक्ला था और इरफान का सैयद जरगाम मुर्तुजा, और दोनों एक दूसरे को इस पूरे नाम से नहीं पुकारते थे, इरफान और टोपी के नाम से ही पुकारते थे, और कहानी में भी हम ये दो नाम ही देखेंगे। इरफान के बारे में बताते हुए कहानीकार कहते हैं कि इरफान के दादा और परदादा यानी दादा के पिताजी प्रसिद्ध मौलवी थे। मौलवी यानी इस्लाम धर्म को मानने वाले और इस्लाम धर्म का प्रचार करने वाले। उनकी पैदाइश यहां नहीं हुई थी, भारत में नहीं हुई थी। उनकी मृत्यु हालांकि यहीं पर हुई थी, लेकिन मृत्यु से पहले वे वसीयत कर गए थे। वसीयत कर गए थे यानी मृत्यु के पहले ये इच्छा जाहिर कर गए थे कि उनकी लाश को करबला ले जाया जाए। करबला इस्लाम का एक पवित्र स्थान है। जब इरफान के दादा और परदादा की मृत्यु हुई थी तो उनकी लाश को करबला ले जाया गया था, यानी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा ने एक पल की सांस भी भारत में नहीं ली थी। वे अपने आप को भारतीय नहीं मानते थे, लेकिन इरफान के पिता की पैदाइश यहीं पर हुई थी और उनकी मृत्यु के बाद उनकी लाश को भी यहीं दफनाया गया था। इरफान की परदादी के बारे में बताते हैं। परदादी यानी इरफान की दादी की माँ बहुत नमाजी बीवी थी, यानी नमाज पढ़ती थी और इस्लाम के सारे पवित्र स्थलों को देख आई थी, वो उनकी यात्रा कराई थी। वो नमाजी होने के बावजूद यानी ईश्वर पर विश्वास रखने के बावजूद थोड़ा बहुत अंधविश्वास भी था उनमें। यहाँ पर पानी का एक घड़ा रखवाना या माश का सदका, ये इन सबको अंधविश्वास के अंतर्गत ही लाया जा सकता है। तो कहते हैं कि ईश्वर पर विश्वास करने के बावजूद ये कुछ अलग मान्यताओं पर भी विश्वास करती थी।
इफ़न की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी, परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता मोरे बच्चे को माफ कर दो। पूरब की रहने वाली थी, 9 या 10 बरस की थी जब ब्याह कर लखनऊ आई, परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी। वे तो मायके की भाषा को गले लगाए रही, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनकी दिल की बात समझता। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था। बेचारी दिल महसूस कर रह गई। हाँ, इफ़न की छठी पर उन्होंने जी भर कर जश्न मना लिया। बात यह थी कि इफ़न अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। मर्दों और औरतों के इस फर्क को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इफ़न की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आ सकता। आगे इफ़न की दादी के बारे में बताया गया है कि वे नमाज रखती थी, रोजा रखती थी, यानी अपने धर्म का पालन करती थी। लेकिन जब उनके बेटे को चेचक निकली, अब चेचक अंग्रेजी में जिसे स्मॉल पॉक्स कहा जाता है, ये एक बहुत पुरानी बीमारी है, हालांकि अभी नहीं है ये बीमारी। इसमें पूरे बदन पर दाने निकल आते थे, लाल रंग के दाने निकल आते थे। और जब एक बार उनके बेटे को चेचक निकली तो अपने बेटे के पास खड़े होकर उन्होंने कहा, माता मोरे बच्चे को माफ कर दो। माता यहाँ पर हिंदू धर्म की मान्यता है। कहने का मतलब ये है कि इस्लाम धर्म को मानते हुए भी वे भारत में रहकर अब यहाँ के धर्म को भी मानने लगी थी। उनके अंदर अब धर्म निरपेक्षता आ गई थी। पूरब की रहने वाली थी, पूरब यानी ईस्ट। यहाँ पर उत्तर प्रदेश को दो भागों में बांटा जाता है, एक पूरब यानी ईस्ट, एक पश्चिम यानी वेस्ट। अब ये पूरब की रहने वाली थी, पूर्व दिशा की रहने वाली थी, और इनकी बोली भी वहां की थी। वहां पर हिंदी कुछ अलग तरीके से बोली जाती है। और जब ये 9 या 10 साल की थी तो इनकी शादी हो गई और ये लखनऊ आ गई। उस जमाने में बहुत जल्दी शादी हो जाया करती थी, और शादी के बाद ये लखनऊ आई, और लखनऊ में शुद्ध हिंदी बोली जाती है। लखनऊ पश्चिम की तरफ है, लेकिन जब तक ये जिंदा रही तब तक ये अपनी पूर्वी की हिंदी ही बोलती रही। लखनऊ की हिंदी उन्होंने कभी नहीं बोली, क्योंकि उनको लगता था कि लखनऊ की हिंदी ससुराली हिंदी थी, उन्हें उससे बिल्कुल अपनापन नहीं लगता था। इसलिए अपने मायके को, मायके यानी अपने माँ के घर की भाषा को ही पूरी जिंदगी वो बोलती रही। उनके अनुसार उसी भाषा में अपनापन था, और वही भाषा उनके दिल की बात को समझती थी। जब उनके बेटे की शादी के दिन आए तो उनका बड़ा मन किया कि वे गाएं बजाएं, लेकिन मौलवी के घरों में गाना बजाना नहीं होता था, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाए। और बेचारी दिल महसूस कर रह गई, यानी दिल को छोटा करते हुए, दिल को मनाते हुए कि ऐसा नहीं किया जा सकता, वो चुप रही। लेकिन जब इफ़न पैदा हुआ, उसकी छठी पर, यानी जब बच्चा पैदा होता है उसके छठे दिन पर जश्न मनाया जाता है, और उस दिन इफ़न की दादी ने जी भर के जश्न मनाया, क्योंकि तब तक इफ़न के दादाजी की मृत्यु हो चुकी थी और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। अच्छा, यहाँ पर इफ़न की दादी के बारे में, इफ़न के दादा के बारे में इसलिए बात बताई जा रही है क्योंकि कहानीकार कहते हैं कि इफ़न के परिवार में आदमी और औरत के बीच में ये फर्क जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी इफ़न के बारे में समझने में आसानी होगी। इफ़न की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में असामियों के यहाँ से आया करता था। बस मायके जाती तो लपड़ शपड़ जी भर के खा लेती। लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलवी बन जाना पड़ता। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे ना मौका, बस मौलवी ही बने रहते हैं। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजफ, तो बिगड़ गई। बोली, ए बेटा, जौन तो से हमरी लाश ना संभाली जाए तो हमरे घर भेज दियो। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें यह याद नहीं रह गया कि अब घर कहाँ है। घर वाले कराची में हैं और घर कस्टोडियन का हो चुका है। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती हैं।
उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज्यादा खूबसूरत सपने देखता है। यह कथाकार का ख्याल है, क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं है। इफ़न की दादी को भी अपना घर याद आया। उस घर का नाम कच्ची हवेली था। कच्ची इसलिए कि वह मिट्टी की बनी थी। उन्हें दशहरी आम का वह बीजू पेड़ याद आया जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था और जो उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। ऐसी ही छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार चीजें याद आईं। वह इन चीजों को छोड़कर भला करबला या नजफ कैसे जा सकती थी? इफ़न की दादी के बारे में और विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। इफ़न की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी। हालांकि उनकी शादी एक मौलवी से हुई थी, लेकिन इफ़न की दादी जमींदार की बेटी थी, यानी बहुत बड़े, बहुत अमीर खानदान की बेटी थी। तो अपने घर में उन्हें दूध घी बहुत ज्यादा मिलता था खाने के लिए। लेकिन शादी के बाद जब वो मौलवी के घर में आई तो बड़ी सादगी भरी जिंदगी जीती थी और इसलिए दही के लिए तरस जाती थी। जब अपने घर जाती तो जी भर के दही दूध घी सब खाती थी। उनको इसी बात का दुख था कि हमेशा उन्हें मौलवी बनकर रहना पड़ता था, सादगी से जीवन जीना पड़ता था और उनके पति भी उसी तरह का जीवन बिताते थे। ससुराल में यानी इफ़न के दादा के घर वे कभी खुश नहीं रह पाए, उनकी आत्मा कभी खुश नहीं रह पाई। और जब उनकी मृत्यु होने वाली थी तो उनसे भी पूछा गया कि क्या उनकी लाश को करबला ले जाया जाए, यानी क्या वे चाहती हैं कि मृत्यु के बाद उन्हें भी पवित्र स्थान ले जाया जाए। तब उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि यदि तुम्हें मेरी लाश संभालने में कठिनाई हो तो मुझे मेरे घर भेज दो। अब मृत्यु के वक्त उन्हें यह याद नहीं रहा कि उनका अपना और कोई घर नहीं था। कहानीकार मानते हैं कि जब मृत्यु का वक्त आता है तो मनुष्य बहुत अच्छे से अच्छे सपने देखता है, प्यारे प्यारे सपने देखता है। और ये भी कहानीकार का मानना है, क्योंकि कहानीकार की मृत्यु अभी तक नहीं हुई है तो वो ये नहीं कह सकते कि ये वास्तविक है कि नहीं, लेकिन उनका मानना है। इफ़न की दादी ने कह तो दिया अपने बेटे से कि उन्हें अपने घर भेज दिया जाए, लेकिन उन्हें यह याद नहीं रहा कि अब उनका अपना कोई घर नहीं था, क्योंकि उनका घर अब कस्टोडियन का हो चुका था, यानी अब उनके हाथ में नहीं था, वो किसी और का हो चुका था घर। लेकिन अपने घर के बारे में छोटी छोटी बातें उन्हें याद थी। उनको याद था कि उनका घर एक कच्ची हवेली थी, यानी हवेली यानी बहुत बड़ा घर था, लेकिन मिट्टी का बना हुआ था और उसमें आम का एक बीजू पेड़ था। बीजू पेड़ यानी ऐसा पेड़ जो बीज से निकला हो, यानी इफ़न की दादी ने ही उस पेड़ को लगाया था, बीज बोया था और उस बीज से बड़ा हुआ पेड़ था। यानी उन्हें उस पेड़ से बहुत ज्यादा लगाव था, क्योंकि उन्होंने इस उस पेड़ को पाला पोसा था। इस तरह बहुत सारी छोटी छोटी चीजें उनको याद आई और इन चीजों से, अपने घर से उन्हें इतना प्यार था कि वो अपने घर को छोड़कर कहीं और जाने की सोच भी नहीं सकती थी। मृत्यु के बाद भी अपने घर को छोड़कर करबला या नजफ जाने की सोच भी नहीं सकती थी। वह बनारस के फातिमा में दफन की गईं, क्योंकि मुर्तजा हुसैन की पोस्टिंग उस दिनों वहीं थी। इफ़न स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीवी का देहांत हो गया। इफ़न की दादी बीवी कही जाती थी। इफ़न तब चौथे में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। इफ़न को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी और छोटी बहन नुजहत से भी था, परंतु दादी से वह जरा ज्यादा प्यार किया करता था। अम्मी तो कभी कभार डांट मार लिया करती थी। बाजी का भी यही हाल था। अब्बू भी कभी कभार घर को कचहरी समझकर फैसला सुनाने लगते थे। नुजहत को जब मौका मिलता उसकी कॉपियों पर तस्वीरें बनाने लगती थी। बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। वह रात को भी उसे बहराम डाकू, अनार परी, 12 बुर्ज, अमीर हमजा, गुल बकावली, हातिम ताई, पंच फुल्ला रानी की कहानियां सुनाया करती थी। सोता है संसार, जागता है पाक परवरदिगार, आंखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूं कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा। जब इफ़न की दादी की मृत्यु हुई तो उन्हें बनारस में ही दफन किया गया, क्योंकि इफ़न के पिता की पोस्टिंग उन दिनों वहीं पर थी। और अब कहानीकार उस घटना के बारे में बताते हैं जब इफ़न की दादी की मृत्यु हुई थी। इफ़न स्कूल गया हुआ था और घर के नौकर ने आकर खबर दी कि इफ़न की दादी की मृत्यु हो गई।
इफ़न तब चौथी में पढ़ता था, यानी फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ता था, और टोपी और इफ़न तभी से बहुत दोस्त थे। इफ़न को अपनी दादी से बहुत प्यार था। वो अपने पिता, अपनी माँ, अपनी बड़ी दीदी, बाजी यानी बड़ी दीदी, छोटी बहन, सबसे प्यार करता था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा प्यार अपनी दादी से था, क्योंकि उसकी माँ कभी कभी उसे डांट लिया करती थी, बड़ी दीदी भी डांट लिया करती थी, पिताजी भी कचहरी समझकर फैसला सुनाने लगते थे, मतलब घर को ही कोर्ट समझकर डांट दिया करते थे। जो वो कहें वह बात सबको माननी पड़ती थी। उसकी छोटी बहन नुजहत जब उसे मौका मिलता इफ़न की कॉपी में तस्वीरें बना दिया करती थी। यानी सभी उसे किसी न किसी तरह से तंग करते थे। सिर्फ दादी एक ऐसी थी जिन्होंने कभी भी इफ़न का दिल नहीं दुखाया था, कभी भी उसे दुख नहीं पहुंचाया था, और रात को वो उसे कहानियां भी सुनाती थी। और हर एक का कहानी कहने का तरीका अलग होता है। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इफ़न की दादी कहानी कैसे शुरू करती थी कि सोता है संसार, जागता है पाक परवरदिगार। यानी ये इफ़न की दादी की कहानी सुनाने की शुरुआत करने का तरीका था। दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कुराया। उसे तो अच्छी भली लगती थी, परंतु अब्बू नहीं बोलने देते थे, और जब वह दादी से इसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ती। अब मोरा काहे बेटा, अनपढ़ गवारन की बोली तू काहे को बोले लग्यो, तू अपने अब्बा ही की बोली बोलो। बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। तऊ बादशाह का किहिस की तुरंते एक ठो हिरन मार लिया वा। यही बोली टोपी के दिल में उतर गई थी। इफ़न की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। अपनी दादी से तो उसे नफरत थी, नफरत। जाने कैसी भाषा बोलती थी। इफ़न के अब्बू और उसकी भाषा एक थी। वह जब इफ़न के घर जाता तो उसकी दादी ही के पास बैठने की कोशिश करता। इफ़न की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने की कभी कोशिश ही ना करता। वे दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाव करवा देती। तय काहे को जात है उन सबन के पास मुंह पिटावे को झाड़ू मारे, चल इधर आ, वह डांट कर कहती, परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता, अमावट बन जाता, तिलवा बन जाता, और वह चुपचाप उनके पास चला जाता। जैसे पहले ही हमने इसके बारे में पढ़ा था कि इफ़न की दादी की भाषा अलग थी, वो पूर्वी हिंदी बोलती थी। जब भी दादी बोलती इफ़न को बहुत अच्छा लगता, लेकिन उसके पिता ने उसे कभी वो भाषा बोलनी नहीं दी। वो हमेशा जब भी दादी के पास जाके इसकी शिकायत करता तो दादी हंसकर टाल देती कि मैं तो गंवार हूं, तुम मेरी भाषा क्यों बोलते हो, ठीक है अपने पिताजी की तरह ही बोलो, और फिर कहानी कहना शुरू कर देती। इफ़न की दादी की बोली टोपी के दिल में उतर गई, यानी टोपी को ये बहुत अच्छी लगती थी ये बोली। जिस बोली में इफ़न की दादी बोलती थी वो बोली टोपी को भी बहुत अच्छी लगती थी। इफ़न की दादी और टोपी की माँ की बोली एक समान थी, और इसलिए उसे लगता था कि ये बिल्कुल उसकी माँ जैसी हैं, उसकी माँ की तरह बोलती हैं। उसे अपनी दादी से, यहाँ पर टोपी की दादी की बात चल रही है, टोपी को अपनी दादी से नफरत थी, क्योंकि टोपी की दादी एकदम शुद्ध हिंदी, पश्चिमी हिंदी, लखनवी हिंदी बोलती थी, तो टोपी को वो वाली भाषा नहीं आती थी, उसे अपनी दादी की भाषा से नफरत थी। और जब वो इफ़न के घर में जाता तो इफ़न की दादी की भाषा उसे बहुत अच्छी लगती, और इसलिए वो उनके पास बैठने की ही कोशिश करता। इफ़न की माँ और उसकी दीदी उसे चिढ़ाने की कोशिश करती, टोपी को चिढ़ाती उसकी बोली पर, लेकिन जब वो चिढ़ाने लगती तो इफ़न की दादी टोपी को बचाने के लिए आ जाती और उसे अपने पास ले जाती, उसे उसे प्यार से डांटती कि वो इनके पास जाके क्यों बैठता है, दादी जी के पास आकर बैठे। जब वो डांटती तो टोपी को बहुत अच्छा लगता, उनका हर एक शब्द उसके लिए अमावट बन जाता। अमावट यानी आम के रस को सुखाकर बनाया जाता है, ये एक मिठाई होती है जो आम के रस को सुखाकर बनाया जाता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। तो दादी जी की हर एक बात उसे अमावट लगती। तिलवा लगता, तिलवा यानी तिल के लड्डू, यानी बहुत मीठे होते हैं, खाने में अच्छे लगते हैं। तो इफ़न की दादी की डांट भी टोपी को बहुत मीठी लगती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके प्रति प्यार के कारण ही इफ़न की दादी ऐसा उससे कह रही थी। तोरी अम्मा का कर रही, दादी हमेशा यहीं से बात शुरू करती। पहले तो वह चकरा जाता कि ये अम्मा क्या होता है, फिर वह समझ गया कि माता जी को कहते हैं। यह शब्द उसे अच्छा लगा।
अम्मा। वह इस शब्द को गुड़ की टली की तरह चुभलाता रहा। अम्मा, अब्बू, बाजी। फिर एक दिन गजब हो गया। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी। यानी खाना मेज कुर्सी पर होता था। लगती तो थालियां ही थी, परंतु चौके पर नहीं। उस दिन ऐसा हुआ कि बैंगन का भुर्ता उसे जरा ज्यादा अच्छा लगा। राम दुलारी खाना परोस रही थी। टोपी ने कहा, अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता। अम्मी मेज पर जितने हाथ थे रुक गए, जितनी आंखें थी वो टोपी के चेहरे पर जम गई। अम्मी, यह शब्द इस घर में कैसे आया? अम्मी, परंपराओं की दीवार डोलने लगी। ये लफ्ज तुमने कहां सीखा? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। इफन की दादी जब टोपी को अपने पास लाकर बिठाती तो सबसे पहले यही सवाल करती कि तेरी अम्मा क्या कर रही है। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि दादी क्या पूछ रही है। फिर समझ गया कि माता को ही अम्मा कहते हैं। उसे ये शब्द बहुत अच्छा लगा और इस शब्द को गुड़ की डली की तरह चुभलाता रहा। अब ये चुभलाना क्या होता है? चुभलाने का मतलब है चबाकर खाने के बदले मुंह में ही रखना। गुड़ की छोटी सी डली को अगर मुंह में रखा जाए तो उसका स्वाद मुंह में भर जाता है। चबाकर खा लिया जाए तो 1 मिनट में उसका स्वाद खत्म हो जाता है। लेकिन टोपी को यह शब्द इतना अच्छा लगा कि उसने उसे अपने अपने में ऐसे समा लिया जैसे हम गुड़ को मुंह में चुभलाते हैं तो उसका जो स्वाद होता है मुंह में भर जाता है। एक दिन गजब हो गया, यानी बहुत अजीब घटना घटी। क्या हुआ? डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला के घर, डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला कौन थे? टोपी के पिताजी। यानी टोपी के घर में एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। बताते हैं कि वहां पर लोग मेज कुर्सी पर ही खाना खाते थे, लेकिन थालियां रखते थे। थालियां यानी बड़ा सा प्लेट जिसमें चावल दाल सब कुछ एक साथ समा जाए और बाहर गिरे ना, लुढ़के ना। अब उस दिन उनके घर में बैंगन का भुर्ता बना था जो टोपी को बहुत अच्छा लगा। उसकी माँ परोस रही थी खाना। टोपी ने एकदम कहा, अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता। अब यह शब्द अम्मी ये हिंदुओं के घरों में प्रयोग में नहीं लाया जाता। तो अम्मी शब्द को सुनकर सब हाथ रुक गए, यानी सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि यह शब्द इस घर में कैसे आया। सब लोग टोपी को देखने लगे। सुभद्रा देवी यानी टोपी की दादी को गुस्सा आया और एकदम से उन्होंने सवाल किया कि ये लफ्ज तुमने कहां सीखा? लफ्ज का मतलब होता है शब्द। तो उन्होंने गुस्से में टोपी से पूछा कि यह शब्द तुमने कहां से सीखा? क्योंकि टोपी के घर में इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो उनको पता था कि कहीं और से सीख कर आया है, किसी और से उसने ये शब्द सुना होगा। तो एकदम से उन्होंने टोपी से पूछा कि उसने ये शब्द कहां से सीखा था। लफ्ज? टोपी ने आंखें नचाई। लफ्ज का होता है मां? ये अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया है? दादी गर्जी। ई हम इफन से सीखा है। उसका पूरा नाम क्या है? ई हम ना जानते। ते कौनो मियाँ के लइका से दोस्ती कर लिहले बायका रे। राम दुलारी की आत्मा गनगना गई। बहू, तुमसे कितनी बार कहूं कि मेरे सामने गवारों की यह जबान न बोला करो। सुभद्रा देवी राम दुलारी पर बरस पड़ी। लड़ाई का मोर्चा बदल गया। दूसरी लड़ाई के दिन थे। इसलिए जब डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है तो वे अपना गुस्सा पी गए और तीसरे ही दिन कपड़े और शक्कर के परमिट ले आए। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बनी। सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई और राम दुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा। टोपी को समझ में नहीं आया कि ये लफ्ज शब्द क्या होता है, क्योंकि लफ्ज उर्दू शब्द है जो लखनऊ की हिंदी में बोला जाता है। और पहले भी बताया गया था कि टोपी की दादी लखनवी हिंदी बोलती थी, शुद्ध हिंदी बोलती थी। तो उनकी दादी की बोली इसे समझ में नहीं आती थी, तो उसने कहा, अपनी माँ से पूछा कि लफ्ज क्या होता है। तो दादी को गुस्सा आ गया और ज्यादा, और उन्होंने कहा कि ये अम्मी शब्द तुमने कहां से सीखा? तब टोपी ने बताया कि उसने इफन से सीखा है। दादी जी ने उससे पूछा कि इफन का पूरा नाम क्या था, लेकिन टोपी ने बताया कि वो नहीं जानता। ये वास्तविकता ही थी। टोपी इफन का पूरा नाम नहीं जानता था। वो बस सिर्फ उसे इफन बुलाता था और इफन भी टोपी को जवाब दे देता था। तो टोपी इफन का वास्तविक नाम नहीं जानता था। जब टोपी ने कहा कि वो इफन का पूरा नाम नहीं जानता, तब राम दुलारी को समझ में आ गया कि उसने किसी मुसलमान से दोस्ती की है और एकदम से उसने कहा कि ये मुसलमान से दोस्ती कर ली इसने।
लेकिन उसकी बोली फिर से पूर्वी हिंदी थी, जो टोपी की दादी को पसंद नहीं थी। तो टोपी की दादी को गुस्सा आया और उन्होंने उसे डांटा, टोपी की माँ को डांटा कि गवारों की भाषा क्यों बोल रही थी। यानी अब लड़ाई का मोर्चा बदल गया। जो गुस्सा टोपी की दादी को टोपी पर था, अब वो टोपी की माँ पर आया। अब कहानीकार बताते हैं कि अगले दिन भी लड़ाई चली, यानी गुस्सा चला। लेकिन टोपी के पिताजी को पता चल गया कि इफ़न कलेक्टर का बेटा था। तो उनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, क्योंकि उन्होंने इसमें अपना फायदा देखा और जाकर कपड़े और शक्कर के परमिट ले आए। जिस काम के लिए कलेक्टर की अनुमति की जरूरत थी, वो काम उनके लिए आसानी से हो गया, क्योंकि उन्हें लगा कि अब कलेक्टर के बेटे से दोस्ती करने के कारण टोपी ने उनका काम थोड़ा आसान कर दिया। लेकिन जिस दिन खाने के वक्त टोपी की ये बात चली थी, उस दिन उसका बहुत बुरा हाल हुआ। उसकी दादी तो एकदम गुस्से में खाना छोड़कर उठ गई और टोपी की माँ ने टोपी को बहुत बुरी तरह से मारा। तैं फिर जयबे ओकरा घरे? हाँ। अरे तोहरा हाँ में लुकारा आगे माटी मिलो। राम दुलारी मारते मारते थक गए, परंतु टोपी ने यह नहीं कहा कि वह इफ़न के घर नहीं जाएगा। मुन्नी बाबू और भैरव उसकी कुटाई का तमाशा देखते रहे। हम एक दिन एको रहीम कबाबची की दुकान पर कबाबो खाते देखा रहा। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया। कबाब? राम राम राम। राम दुलारी घिन्ना के 2 कदम पीछे हट गई। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा, क्योंकि असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था और मुन्नी बाबू ने उसे 1 इकन्नी रिश्वत में दी थी। टोपी को यह मालूम था, परंतु वह चुगलखोर नहीं था। उसने अब तक मुन्नी बाबू की कोई बात इफ़न के सिवा किसी और को नहीं बताई थी। तू हमें कबाब खाते देखे रहे हो? ना देखा रहा वो दिन, मुन्नी बाबू ने कहा। उस दिन टोपी की माँ ने उसे बहुत मारा और बार बार उससे पूछती रही कि क्या वो इफ़न के घर फिर से जाएगा। यानी वो बार बार यही कह रही थी कि वो उसे आगे से इफ़न के घर नहीं जाना चाहिए। राम दुलारी उसे मारते मारते, राम दुलारी यानी टोपी की माँ, उसे मारते मारते थक गई, लेकिन टोपी ने उनकी बात नहीं मानी और उसने कहा कि वो जरूर इफ़न के घर जाएगा। टोपी का बड़ा भाई मुन्नी बाबू और छोटा भाई भैरव उसके मार का तमाशा देखते रहे। मां को रोकने की कोशिश नहीं की। उल्टा मुन्नी बाबू ने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने अपनी मां से कहा कि एक दिन टोपी को रहीम कबाबची के यहाँ पर से कबाब खाते देखा था। कबाब यानी मांस, और टोपी के घर में कोई मांस मच्छी नहीं खाता था। तो मुनि बाबू ने कहा कि उन्होंने टोपी को एक दिन मांस खाते देखा था। अब राम दुलारी को और घिन मच गई और फिर तौबा करते हुए वो दूर हट गई। लेकिन बात ये हुई थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देखा था। वास्तव में मुन्नी बाबू एक दिन कबाब खा रहा था और टोपी ने उन्हें कबाब खाते हुए देख लिया। मुन्नी बाबू ने भी टोपी को देख लिया था, लेकिन टोपी को चुप कराने के लिए उसे रिश्वत दी, छोटी सी रिश्वत दी, इकन्नी दी। इकन्नी का मतलब होता है 6.25 पैसे। उसे इकन्नी दी और टोपी चुगलखोर नहीं था और इसलिए वो चुप रह गया। उसने ये बात किसी को नहीं बताई सिवाय इफ़न के, क्योंकि इफ़न उसका बहुत अच्छा दोस्त था। उसे पता था कि इफ़न भी किसी को नहीं बताएगा, तो उसने जाकर सिर्फ इफ़न को ये बात बताई। जब मुनि बाबू ने ये कहा कि उन्होंने टोपी को कबाब खाते देखा, तो टोपी को गुस्सा आया और उसने मुनि बाबू से पूछा कि क्या उसने वास्तव में ही उसे कबाब खाते देखा था। तो मुनि बाबू ने कहा उस दिन खा तो रहे थे। यानी अब मुनि बाबू ये जताना चाहते हैं कि वास्तव में उन्होंने टोपी को ये गलती करते हुए देखा था। तो तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। ये झूठा है दादी, टोपी ने कहा। उस दिन टोपी बहुत उदास रहा। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता, और सच्ची बात तो यह है कि वह इतना बड़ा कभी नहीं हो सका। उस दिन तो वह इतना पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था। वह बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर एक दिन के वास्ते वह मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे। परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में तो था नहीं। वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उनसे छोटा ही रहा। दूसरे दिन वह जब स्कूल में इफ़न से मिला तो उसने उसे सारी बातें बता दी।
दोनों जुग्राफिया का घंटा छोड़कर सरक गए। पंचम की दुकान से इफ़न ने केले खरीदे। बात यह है कि टोपी फल के अलावा और किसी चीज को हाथ नहीं लगाता था। अब जब सुभद्रा देवी ने यह सुना कि टोपी ने कबाब खाया था तो मुन्नी बाबू से पूछा कि पहले क्यों नहीं बताया। तो टोपी ने कहा कि उसने पहले नहीं बताया क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, वो झूठा था। सुभद्रा देवी ने टोपी की बात तो मानी नहीं, लेकिन टोपी बहुत उदास हुआ। वो इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के बारे में कुछ समझे। और सच बात तो यह थी कि वो कभी बड़ा हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो मुन्नी बाबू से छोटा था और हमेशा छोटा ही रहेगा। उसका उस दिन बड़ा मन किया कि एक दिन के लिए यदि वो मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाएगा तो देख लेगा, वो उन्हें होश ठिकाने पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि वो मुन्नी बाबू का छोटा भाई था और हमेशा छोटा ही रहेगा। अगले दिन जब वह स्कूल गया तो उसने इफ़न को सारी बातें बताई। जब इफ़न ने ये बात सुनी तो उसको भी बहुत बुरा लगा और दोनों जुग्राफिया यानी ज्योग्राफी की क्लास छोड़कर बाहर चले गए और पास वाली दुकान से जाकर इफ़न ने केले खरीदे। उसने केले टोपी के लिए खरीदे थे। वास्तव में टोपी घर के बाहर सिर्फ फल खाता था, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि उसने कबाब कभी खाया हो। मुन्नी बाबू ने अपनी गलती छुपाने के लिए टोपी का नाम लगा दिया था, क्योंकि उस दिन टोपी को डांट पड़ रही थी तो मुन्नी बाबू को लगा कि कहीं टोपी गलती से बता ना दे कि उसने मुन्नी बाबू को कबाब खाते हुए देखा था, इसलिए मुन्नी बाबू ने टोपी के बारे में झूठ कह दिया था। चलिए अब कुछ संभावित प्रश्न देख लेते हैं। इफ़न और टोपी शुक्ला एक दूसरे के साथ होते हुए भी अलग थे, कैसे? टोपी को इफ़न की दादी से प्रेम क्यों था? अम्मी शब्द के इर्द गिर्द हुई घटना के बारे में बताइए। कबाब, मुन्नी बाबू और टोपी में क्या संबंध था? इफ़न की दादी के जीवन के बारे में बताइए। प्रिय छात्रों, आशा है आपको अभी तक की कहानी समझ में आ गई होगी। भाग 2 लेकर जल्दी ही आऊंगी। तब तक के लिए विदा लेना चाहती हूँ। नमस्कार।